तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आइए आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जो है भारतीय संविधान का जो मेन गेट है उसमें प्रवेश करेंगे और उसमें प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे हम जो भारतीय संविधान है उसके आंतरिक भाग में हम एक एक संविधान का अनुच्छेद है, एक एक संविधान का भाग है, उसे खोल कर देखेंगे। ठीक है ना। तो कल हमने जो भारतीय संविधान का जो मेन गेट है, मेन जो स्तंभ था उसे पार किया, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। प्रस्तावना मैंने आपको काफ़ी ढंग से काफ़ी एक्सप्लेन में बताई और मुझे उम्मीद है आप सभी को काफ़ी समझ में आया होगा। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या क्या उपबंध हैं, उसका टेक्निकल पार्ट क्या है और उसका फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्ट। जैसा कि मेरी जो नीति है वही है, जो मेरी पॉलिसी फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विद फैक्ट। ठीक है ना, उसी के आधार पर हम चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और एक एक को देखेंगे, है ना, और देखेंगे कि जो है कैसे जो है भारतीय जो संविधान के जो भाग हैं उनमें क्या क्या उपबंध है, क्या कितने अनुच्छेद हैं और अनुच्छेदों में क्या क्या व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो भारत है उसका कैसे गठन हुआ। आज हमारे सामने जो भारत देश का जो नक्शा हमें दिखता है, उत्तर से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो पूरा का पूरा एक संपूर्ण भूखंड हमें दिखता है, वो उसका एकीकरण कैसे हुआ, उसका राजनीतिक एकीकरण कैसे हुआ, उसे भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी की सभी जो देशी रियासतें थी उसको कैसे एक किया, साम दाम दंड किस आधार पर एक किया, वो सबको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसका जो पहला भाग है, भाग पहला संविधान का, वो है भाग 1। और भाग 1 जो है बेसिकली इसमें 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों का विवरण है भाग 1 में। ठीक है ना। भाग 1 क्या कहता है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि मैंने जैसा कि कहा आपसे कि संविधान क्या है, जब मैं संविधान का शुरुआत कर रहा था तो मैंने आपको बताया बेसिकली संविधान कुछ नहीं है। संविधान बेसिकली जो राज्य है, जो सरकार है, उसके जो नियम है उनका एक संकलित रूप है ना, कि आखिर राज्य का संचालन कैसे होगा, सरकार का संचालन कैसे होगा, वो सारे के सारे नियम जो है संविधान है। ठीक है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि राज्य क्या है, राज्य का गठन कैसे होगा, वो भी संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है। तो याद रखिए संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि जो पहला भाग है उसमें कहा गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसको हम समझेंगे। तो आगे हम देखते हैं पहला अनुच्छेद क्या कहता है ना। भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है वो क्या कहता है। जो टेक्निकल वर्ड है मित्रों वो मैंने बिल्कुल नहीं लिखे हैं, जो बिल्कुल सरल शब्द हैं ना, बिल्कुल आपके दिमाग में ना अच्छी तरह घुस सकें, अच्छी तरीके से समझे फिट बैठ सके, वही मैंने शब्द लिखे हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेक्चर शुरुआत करने से पहले एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है ना, और शेयर करें। ओके, ये आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी निभाएं, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। आइए देखिए पहला जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का वो क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। यानी कि अगर हम देखें भारतीय संविधान में भारत के जो नाम हैं, आधिकारिक नाम, वो 2 हैं, एक तो इंडिया, एक भारत। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। इसे अभी हम समझेंगे कि राज्यों का एक संघ होने का तात्पर्य क्या है और संघों का एक राज्य होने का क्या तात्पर्य है ना। इसमें थोड़ा अंतर है और थोड़ा नहीं काफ़ी अंतर है, इसे समझेंगे, ढंग से समझेंगे। ठीक है ना। तो देखो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा जिसमें भारतीय राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे तथा अधिग्रहित क्षेत्र सम्मिलित होंगे।
देखो संविधान लागू कब होगा, जब एक देश होगा, जब देश ही नहीं होगा तो संविधान लागू कहाँ से होगा। तो देखो पहले अनुच्छेद में जो संविधान निर्माता थे वो काफ़ी दूरदर्शी व्यक्ति थे ना, तो उन्होंने सबसे पहला अनुच्छेद इसी का बनाया है कि आगे हम भारत की डेफिनेशन तो बनाए कि भारत का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, कैसे है, भारत राज्य है तो उसका नाम क्या है, वो तो आगे बनाए। तो पहले अनुच्छेद में बाकायदा भारत का नाम क्या होगा, भारत का गठन क्या है, कैसे होगा। तो यहाँ देखिए भारत का जो गठन है एक संघ होगा जिसमें भारतीय राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश तथा अधिकृत क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित होंगे। यानी कि कहा गया है कि जो भारत है उसमें 3 तरह के क्षेत्र होंगे। एक तो भारतीय क्षेत्र कहने का तात्पर्य वो क्षेत्रों से है जिसमें ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। प्रत्यक्ष नियंत्रण कहने का मतलब है भारतीय प्रदेश, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, MP हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये हो गया भारतीय क्षेत्र। दूसरा कहा गया केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे शासित जो प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हों। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गया आपका, पुदुचेरी हो गया, देखेंगे अभी है ना। ये क्षेत्र जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है केंद्र सरकार यहाँ अपना शासन करती है। एक तीसरा जो क्षेत्र है वो ऐसे क्षेत्र होंगे विदेशी क्षेत्र, यानी कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका भी बाकायदा प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि सिक्किम हम देखेंगे, सिक्किम एक विदेशी क्षेत्र था जो कि भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है ना, तो उस प्रकार से। अच्छा, अब हम आते हैं कि संघ क्या है। जैसे भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। देखो यहाँ जो बात की गई है बेसिकली, अगर हम संविधान का चरित्र को देखें तो भारतीय संविधान संघीय है, फेडरल है, लेकिन राज्य का जो चरित्र है वो यूनियन है हमारा। जैसे देखो जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका अगर हम देश की बात करें तो अमेरिका जो है फेडरल स्टेट है, लेकिन भारत एक यूनियन स्टेट है। अगर हम हिंदी वर्ड की बात करें तो संघ को भी यूनियन कहते हैं और फेडरल को भी संघ कहते हैं। ठीक है ना, इसमें अंतर क्या है, अंतर देखिए। जैसे अमेरिका का जो निर्माण हुआ है, अमेरिका में आपको पता है कि 50 स्टेट है ना, 50 राज्य हैं। तो अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो निर्माण हुआ है वो 50 राज्यों ने मिलकर उसका निर्माण किया है। इसलिए आप पाएंगे यानी कि 50 राज्यों ने मिलकर के एक समझौता किया, एक जो है एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के तहत जो है एक राष्ट्र का निर्माण किया, उसका नाम हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन भारत का जो निर्माण है वो राज्यों ने मिलकर नहीं किया है, बल्कि राज्यों का निर्माण भारत से हुआ है। थोड़ा समझने का प्रयास करें इसमें अंतर क्या है। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए, चलो ऐसे बता दें, एक लकड़ी का गट्ठर ले लीजिए। ठीक है, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी होती है ना, तो एक एक लकड़ी को चुन चुन के हम एक लकड़ी का गट्ठर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लकड़ी का चुन चुन के एक एक लकड़ी बीन करके हम रखते हैं, और एक कुछ देर बाद जो एक लकड़ी का गट्ठर बन जाता है। ठीक है ना, तो अमेरिका का जो निर्माण हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। एक एक राज्य ने जो है लकड़ियों को इकट्ठा कर करके एक गट्ठर बनाया, यानी कि एक एक राज्य ने मिलकर के जो है 50 राज्यों ने मिलकर के जो है अमेरिका को बनाया है। लेकिन भारत को ऐसे नहीं बनाया गया है। भारत को बेसिकली जो है जो भारतीय जो राज्य हैं वो गट्ठर से लकड़ी बने हैं, समझो बात को, यानी गट्ठर से लकड़ी बने हैं, न कि लकड़ी से गट्ठर। अच्छा, अमेरिका जो है, अमेरिका जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका में क्या है, अमेरिका जो है एक फेडरल स्टेट है। वहाँ जो है राज्यों ने जो है अमेरिका का निर्माण किया गया। इसीलिए ऐसे राज्यों में, ऐसे देशों में कई सारे डिफरेंस होते हैं, कई सारी भिन्नताएं होती हैं। जैसे वहाँ जो है आप पाएंगे कि वहाँ प्रत्येक देश का अपना अलग संविधान है, प्रदेश का है ना, 50 प्रदेश हैं, तो 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है, 50 राज्यों का अलग अलग अपना झंडा है, 50 राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकताएं हैं। देखिए ना, और भारत में क्या है, भारत में एक ही नागरिकता होगी, भारत में एक ही झंडा होगा, है ना, और भारत में जो है एक ही न्यायपालिका होगी, लेकिन वहाँ दोहरी न्यायपालिका है, दोहरे नियम कानून है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। लेकिन वहाँ अमेरिका में करेंसी बस एक ही होगी और सारी की सारी चीज़ें अलग है। यानी कि अगर वो राज्य चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। सीधी भाषा में समझो आप, सरल और सादा शब्दों में, कि अगर अमेरिका के जो 50 राज्य हैं अगर वो चाहें तो वो अमेरिका से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जो भारत के जो राज्य हैं उन्हें भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है।
समझ में आई बात ना, है ना, पल्ले पड़ेगी होगी मुझे लगता है कि जो है क्यों, क्योंकि भारत एक यूनियन है, अमेरिका एक फेडरल है ना, डिफरेंट को समझें आप, ठीक है ना। जब हम संविधान का जो संघीय चरित्र है उसे अब आगे वाले एक चैप्टर अलग से उसे उसमें हम देखेंगे कि वो संघीय क्या कहता है। वहाँ भी आप पाएंगे कि भारत में जो है एकात्मक व्यवस्था के साथ संघीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ केंद्र सरकार को सर्वोच्च प्रायोरिटी दी गई है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। क्यों? क्योंकि देश का विभाजन हो, देश अखंड बना रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया जो है पहला अनुच्छेद, क्या कहता है, संघ होगा और कैसे जो है होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा ना। अच्छा एक मित्रों, इसके पीछे एक रीजन भी था। देखो जो अमेरिका वाला जो सिद्धांत है, अमेरिका में जो फेडरल सिस्टम चल रहा है वो एक पढ़े लिखे समाज में चलता है ना, काफ़ी जो विकसित देश होते हैं उनमें वो चलता है। आप सोच के देखिए यार, भारत देश में चल सकता है क्या कि इतनी सारी भाषाएं होकर इतनी सारी भिन्नताएं, भौगोलिक भिन्नताएं देख लीजिए, बोलियों में कितनी भिन्नताएं, सांस्कृतिक रूप से कितनी भिन्नताएं। दक्षिण में आप चले जाइए तो पता ही नहीं चलेगा कि भारत में खड़े हैं आप, उत्तर में चले जाइए, पश्चिम में देख लीजिए, राजस्थान में चले जाइए, आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा यार। ये लगेगा कि यार जो है ना कोई अलग देश में आ गए हम, है ना। पूर्वोत्तर में चले जाइए, बिल्कुल डिफरेंट है। सोच के देखिए कि इतनी सारी भिन्नताओं को हम कैसे एक कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति भी बरती गई है, जिससे कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो है एकता अखंडता बाधित न हो जाए, कहीं जो है भारत की जो एक अखंड भारत है वो कोई टूट न जाए, इसलिए भी एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया गया है। ये जो संविधान निर्माता थे, संविधान विशेषज्ञ थे, उन्हें इस बात का पता था पहले से ही, इसलिए उन्होंने सारी की सारी व्यवस्था की है। लेकिन क्योंकि इतनी सारी विशेषताएं, इतनी जैसे इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है विभिन्नताओं के बावजूद भी एक है, हम विभिन्नताओं के बावजूद भी एक हैं। क्यों एक हैं? तो उसके पीछे भी एक रीजन है। हमने देखिए, हमने एक और शक्ति दिखाई है, एक और लिबर्टी भी दी है ना। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया है, कई सारे राज्यों का गठन किया गया, वो अब अभी देखते हैं, चलवाइए, ठीक है। तो यह हो गया अनुच्छेद पहला, है ना। दिमाग में डल्ला होगा, आराम से बहुत समझ में आएगा वो ढंग से कि अनुच्छेद एक क्या कहता है, बिल्कुल सादा और सरल शब्दों में। अब आइए दूसरा, इसे भी बिल्कुल सादा और सरल शब्दों में देखते हैं क्या कहता है। अनुच्छेद 2 बेसिकली कुछ नहीं है। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है? किसी विदेशी राज्य को शामिल करने का प्रावधान। कुछ नहीं यार, आप किताब पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो यार, या दूसरी कोई पढ़ो, बहुत टेक्निकल शब्द दिया गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सादा सरल शब्दों में समझिए। अनुच्छेद 2 सिर्फ अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दूसरा विदेशी राज्य जो है भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब माने चलिए पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान शामिल नहीं होगा लेकिन वो कहना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल माने चलिए अगर पाकिस्तान भारत में सम्मिलित होना चाहे, नेपाल भारत में सम्मिलित होना चाहे, भूटान भारत में सम्मिलित होना चाहे, तो वो किस अनुच्छेद के तहत सम्मिलित होंगे? अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित करने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को दिया गया है, ठीक है। यहाँ संसद ही सर्वोच्च, संसद ही निर्णय लेगी किस देश को सम्मिलित किया जाए, ये अनुच्छेद 2 कहता है, ठीक है ना। जैसे सिक्किम को हम देखेंगे, सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित किया गया। अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि बताइए जो है ऐसा कौन सा राज्य था, भारतीय राज्य था जिसे अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा वो था सिक्किम, ठीक है ना। अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में कुछ नहीं है। अब देखिए तीसरा अनुच्छेद क्या है, बिल्कुल सादा और सरल शब्दों में समझेंगे दोस्तों। तीसरा अनुच्छेद देखिए, भारत में नए राज्यों का निर्माण व नामों में परिवर्तन और उसकी सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 बिल्कुल सादा और सरल शब्दों में समझिए। जिस प्रकार से अनुच्छेद 2 भारत विदेशियों को सम्मिलित करता है, विदेशी राज्य को सम्मिलित करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 3 जो है, जो यूनियन टेरिटरी का जो क्षेत्र है उसके नामों में परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन और उसमें से नए राज्यों के निर्माण के गठन की बात करता है। कुछ पढ़ने पड़ा, समझ में आया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके नामों में परिवर्तन और उसकी सीमाओं को घटाना बढ़ाना, नए राज्यों का निर्माण करना, ये सारे के सारे जो प्रावधान है, ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 3 के तहत की गई है। और
इस अनुच्छेद 3 के तहत जो एक कार्य करने का जो एकमात्र अधिकार है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखना, मद्रास का नाम तमिलनाडु रखना, मैसूर का नाम कर्नाटक रखना, मध्य प्रांत का नाम एमपी रखना, मध्य प्रदेश रखना, ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होती हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना, बिहार में से जो झारखंड को अलग करना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करना, आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग करना, जम्मू एंड कश्मीर में से लद्दाख को अलग करना, और जो पेप्सू जो था उसमें से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इनको अलग करना, बम्बई प्रांत से गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करना। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत इन सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो है अनुच्छेद 3 के तहत। समझ में आया? ठीक है ना। लेकिन और बताऊं मैं आपको कि किसी भी उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग किया गया, बिहार में से जो है आपका झारखंड अलग किया गया, तो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, संसद खुद निर्णय लेगी। वहाँ का विधानमंडल कोई भी नियम पारित करे, कोई भी विरोध में पारित करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। संसद के पास पूरी अथॉरिटी है। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? जैसे आगे हम देखेंगे कि जब कोई भी विधेयक संसद से पारित होता है तो अंत में वो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर होते हैं, तब जो है वो कानून बनता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा कि जब आप किसी भी भारतीय राज्य में से किसी दूसरे राज्य का मतलब निर्माण करने जा रहे हैं, या जो है राज्य की सीमा में परिवर्तन करने जा रहे हैं या नाम में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो आपको जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। जैसे पहले क्या होता है कि संसद से कोई कानून पारित हो जाएगा, उसके बाद हम अनुमति लेंगे राष्ट्रपति की। लेकिन यहाँ प्रावधान किया गया है कि आपको जो है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। और चूंकि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले चुके हैं, तो फिर बाद में अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति बाद में चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साहब कह देंगे भैया हमने आपसे पहले ही अनुमति मांग ली, पहले ही आज्ञा ले लीजिए, तो फिर क्या ज़रूरत है। समझे ना। ठीक है ना। तो ये हो गया अनुच्छेद 3। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 4। देखो 4 क्या कहता है। इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 को, अनुच्छेद 2 और 3 को 4 जो चौथा अनुच्छेद है उसमें कुछ नहीं कहा गया है। उसमें अनुच्छेद 2 और 3 को कहीं न कहीं संरचित किया गया है, उसको संरक्षित दिया गया है। 2 और 3 को क्या कहा गया है? देखो अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अनुच्छेद 368 का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है, और संविधान संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आप जो है अनुच्छेद 2 और 3 में जो संसद की जो शक्तियां हैं उसे अनुच्छेद 368 के तहत उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ गए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 4 आपके समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है ना। तो ये हो गया संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा देसी रियासतों के विलय पर, कि आखिर देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कहानी थी, कौन कौन लोग थे, और उन्होंने किस प्रकार से जो है हिम्मत के साथ आज जो अखंड भारत है ना, आज भारत माता का जो एक अखंड स्वरूप है उसका कैसे निर्माण किया गया। सोच के देखिए दोस्तों यार, 552 रियासतें थी, 552 रियासतें। और उस समय मैं आपको बताऊं कि जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो
ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, क्योंकि देखो मैंने आपसे पहले कह चुका था कि ब्रिटिश सरकार जो भारत में शासन कर रही थी वो बेसिकली दो तरीका का उनका शासन था। दो तरह के क्षेत्र थे उस समय उन पर शासन था। दो तरीके के क्षेत्र कौन से थे? एक भारत का वो क्षेत्र जहाँ ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। प्रत्यक्ष रूप का मतलब गवर्नर के माध्यम से, ठीक है। दूसरे क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहाँ ब्रिटिश सरकार के चमचे काम कर रहे थे, यानी कि पिछलग्गू काम कर रहे थे। वो चमचे थे देसी राजा, है ना, वो देसी राजा जो कि चापलूस थे ससुरे। उन चापलूसों की वजह से ही ना हमारा देश का जो है सत्यानाश हुआ था। तो वो चापलूस काम कर रहे थे। ऐसी रियासतें थी 552, ठीक है ना। तो और वहाँ जो है अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था। तो जब आज़ाद हो रहा था, देश जब आज़ाद हो रहा था 1947 में, और क्योंकि ये जो चमचे थे ये काफ़ी चमचागिरी कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की, तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी चमचागिरी को ध्यान में रखते हुए जो है घोषणा की। क्या घोषणा की? दो घोषणाएं की। पहली घोषणा कि जो प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश शासित भारत है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा, वो तो भारत रहेगा। दूसरी घोषणा थी कि जो चमचे शासित जो राज्य है, जो चमचे शासित जो देसी रियासतें हैं वो स्वतंत्र हो सकती हैं। वो चाहे पाकिस्तान में अलग हो सकती हैं, वो चाहे भारत में अलग हो सकती हैं। और अगर इन दोनों में वो नहीं शामिल होना चाहती हैं तो वो अलग राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं, स्वतंत्र हो सकती हैं। सोच के देखो यारो, आज हम जिस भारत माता की बात करते हैं, जिस पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, अगर 552 रियासतें अलग हो जाती, स्वतंत्र हो जाती, तो आज हमारे देश का क्या होता। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश का क्षेत्रफल जो है ना पूरे विश्व को 7वें नंबर का क्षेत्रफल है। जनसंख्या सबसे अधिक है ना। जीडीपी काफ़ी ग्रोथ करती हुई जीडीपी है। भौगोलिक भिन्नता है, एक और जो है हिमालय है तो दूसरी ओर दक्षिण में हिंद महासागर जो भारत माँ के चरण पखारता हुआ दिख रहा है ना। कभी हम पश्चिम की बात करते हैं, पूर्वोत्तर की बात करते हैं, मध्य की बात करते हैं, गर्व करते हैं यारो। लेकिन सोच के देखो, अगर 552 रियासतें अलग हो जाती तो कितना तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता। एकदम यूरोप की तरह छिटमुटिया से राष्ट्र हो जाते, ना ही हम कहीं आ जा सकते थे, बिना वीज़ा पासपोर्ट ये सारी की सारी सुविधाएं हमें करनी पड़ती, और आपस में मार काट इन सब के चक्कर में जो है हमारा आज का विकास कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन एक व्यक्ति खड़े होते हैं, उन्हें पता था, अंग्रेजों की चाल के बारे में पता था। वो व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा ठीक है ससुरे हो, है ना। वो समझ गए कि अंग्रेजों की चाल है और ये चमचों ने इन्हें अंग्रेजों से कहा है, इसलिए उन्होंने इनको स्वतंत्र किया। लेकिन साले मुझसे धक्के कहाँ जाएंगे, मैं देखूंगा ससुरों को। तो उन्होंने साम दाम दंड इन तीनों नीतियों के आधार पर 549 रियासतों को भारत में विलय कर लिया गया। उन्होंने उस समय दो व्यक्ति थे, है ना, एक तो बीपी मेनन थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों व्यक्तियों का बहुत अधिक जो है योगदान है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो अगर कभी प्रश्न ऐसे आए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि बिस्मार्क जो है यूरोप का था, इटली का था। इटली के पहले टुकड़े हो गए थे कुछ, तो उस बिस्मार्क ने इटली को एकीकरण किया था। उसी प्रकार भारत को एकीकरण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरे व्यक्ति थे बीपी मेनन। बीपी मेनन का काफ़ी योगदान था। वो एक उस समय के प्रशासनिक अधिकारी थे, IAS ऑफिसर थे। काफ़ी ज़बरदस्त योगदान था। इन दोनों ने मिल करके बहुत अच्छे से काम किया। राजाओं से मिले, उन्हें लालच दिया, उन्हें जो है धमकाया, डराया, ठीक है, और उन्हें हर तरीके से भारत में सम्मिलित करने की उन्हें शामिल किया। भारत में उन्हें सबको शामिल किया। लेकिन तीन ऐसे राज्य थे, तीन ऐसे तगड़ी रियासतें थी, उन्होंने वो सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। उन्होंने स्वतंत्र घोषणा कर दी कि हम साहब जो है अलग राज्य होंगे, है ना, बिल्कुल अलग होंगे। उसमें तीन रियासतें कौन कौन सी थी वो देखिए आप। तो तीन रियासतें में जो है पहली रियासत थी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर।
हैदराबाद जो है बिल्कुल आज का जो आप कह सकते हैं जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उधर कर्नाटक का जो बीच वाला हिस्सा है वो हैदराबाद रियासत थी। और अभी फ़िलहाल में हैदराबाद एक जो है सिटी का नाम है, एक शहर का नाम है ना। उस समय एक पूरी रियासत थी हैदराबाद रियासत। और ये जो रियासत थी वो काफ़ी धनी रियासत थी, काफ़ी पैसे वाली रियासत थी। इस रियासत में जो शासक होता था उसे निजाम कहा जाता था, निजाम, ठीक है, निजाम। दूसरी रियासत थी जूनागढ़ रियासत। ये जूनागढ़ जो रियासत थी वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। पाकिस्तान में जो काठियावाड़ के निचले वाला हिस्सा है ना, वो जो आपका सूरत वूरत वाला, वही रियासत थी ये। तो ये बेसिकली पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी। यानी कि आप सोच के देखिए कि जो भारत का जो नक्शा होता है वो क्या होता है ना। देखिए यहाँ जो है ये रियासत है, जूनागढ़ रियासत है ना, ये गुजरात का क्षेत्र होगा, ये जूनागढ़ रियासत है। यहाँ ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी, वही भारत में रहता है। यानी कि यहाँ से जो पाकिस्तान आ जा सकते थे, तो वो कितनी दिक्कत होती है आप सोच के देखिए, है ना। अभी भी साला वो एक जम्मू कश्मीर के चक्कर में कितनी सारी दिक्कत होती हैं, है ना, कहीं आतंकवादी हमला कहीं कुछ, तो इससे क्या होता है वो समझ सकते हैं। एक थी जम्मू कश्मीर जो कि एक स्वतंत्र रियासत होना चाहती थी। जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे, महाराजा हरी सिंह, उनका कहना था कि हम ना ही पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना ही भारत में, हम स्वतंत्र होंगे, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद का निजाम था तो उसने घोषणा कर दी जिसे उखाड़ना है उखाड़ लो, स्वतंत्र रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है बेटा, मैं देखेंगे तो तू कह रहा हूँ ना उखाड़वेगी, तो मैं बताऊँगा तू क्या चीज़ है और तू सामने मत हो। एक्चुअली में हुआ क्या कि हैदराबाद के जो लोग थे वो निजाम से बहुत परेशान थे, वहाँ की जनता बहुत अधिक। निजाम थे, बादशाह थे, नवाब थे साले। तो अब आपको पता है सामंतवादी लोग थे, पूरा का पूरा धन इनके पास था, जनता भूखों मर रही है, डजेंट मैटर, अब भोग विलास में मस्त थे, ठीक है ना। तो वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया निजाम के खिलाफ। और उधर जैसे जनता ने विद्रोह किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने फोर्स भेज दिया और जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है सितंबर 1948 में, है ना, सितंबर 1948 में जो है हैदराबाद जो है भारत में विलय करा लिया गया ज़बरदस्ती से, लठिया के दम पे, ठीक है ना। जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ को देखते हैं। जूनागढ़ में बेसिकली क्या हुआ, जूनागढ़ का जो रियासतदार था उससे काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन उसके दिमाग में नहीं आया, ठीक है। लेकिन जूनागढ़ की जनता जो थी वो भारत में चाहती थी, भारत में विलय हो, वो नहीं चाहती थी, बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, है ना। पाकिस्तान जो है ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो पाकिस्तान में शामिल होता हो। तो वो चाहते थे कि भैया हम तो भारत में शामिल होंगे और भारत से हमें प्यार है, पाकिस्तान खाओगे नहीं जानते। तो जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है, जनमत संग्रह, ओके। तो जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा 20 जनवरी 1949 को सम्मिलित कर लिया गया, जूनागढ़ रियासत को, ठीक है ना। इसके बाद आती जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का मैटर थोड़ा जटिल था। जटिल इसलिए था क्योंकि ये जो है ना जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ राजा हरी सिंह थे, हिंदू राजा थे, और इसमें जो संख्या जो थी वो बाहुबल, जो संख्या ज़्यादा थी वो मुस्लिम की थी। और आपको बताया कि जो मुस्लिम बाहुल आबादी वाला क्षेत्रीय पाकिस्तान बनाया गया था। तो पाकिस्तान का जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने कहा भाई देखो सीधी सी बात है कि जो जिस क्षेत्र में मुसलमान ज़्यादा हैं वो हिस्सा पाकिस्तान में सम्मिलित होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए वजह हम तो जो है जम्मू कश्मीर हम लेंगे, जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का जो महाराजा हरी सिंह वो स्वतंत्र होना चाहते थे। वो कहते थे कि नहीं भैया, हमारी जो राजशाही चली आ रही है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हम ना पद छुड़े जा रहे हैं, हम तो राजा होंगे, हमारे पुत्र भी राजा वगैरह होंगे, हम ना चाह रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान में चले जाएंगे या भारत में चले जाएंगे तो भैया वहाँ खाओ, है ना, आप तो हम लोगों ने बजा देंगे और हमारी जो राजशाही जो सम्मान है, हमारा जो आदत पड़ चुकी है पड़ी खाने की, फिर वो कौन देगा हमें खाने के लिए। भैया तो हमारा चाहता कि जो है हम खाऊ में शामिल हो, हम तो दादू अकेले शामिल होंगे, ठीक है ना। तो भैया जम्मू कश्मीर जो है अकेले शामिल होना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि पाकिस्तान में चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि जो जम्मू कश्मीर है वो कैसे भी ज़बरदस्ती से कुछ भी करके इसमें शामिल हो। चूँकि वहाँ की जनता मुस्लिम बाहुल इलाका था, वो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान में शामिल हो।
लेकिन सरदार पटेल जो थे ना, वो चाह रहे थे कि यार कैसे भी जम्मू कश्मीर न निकल जाए। उसका रीजन था, जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से बहुत ही टॉप एरिया था ना, बहुत ही सुंदर एरिया था पर्यटन के लिए, और एकदम शीर्ष है, जैसे कहते हैं ना भारत माता का शीर्ष है, मुकुट है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर। तो उसे नहीं जाने देंगे। सरदार पटेल ने कह दिया था हम उसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे, एक ज़मीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। हुआ होता क्या है देखो कि जो है जम्मू कश्मीर में जो है फिर क्या है कि पाकिस्तान ने कबायलियों का हमला करा दिया 1947 में। और जैसे कबायलियों का हमला होता है, जम्मू कश्मीर का जो शासक था राजा हरी सिंह, वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में बातें होती हैं और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, जो है मैं पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहूँगा, आप जो है सेना भेज के कबायलियों को भगाओ यहाँ से। और फिर जो है वो भारत में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करा ली 26 अक्टूबर 1947 को, वो जो है जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय करा लिया गया, ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान जोड़ दिए गए, वहाँ भी अलग संविधान, अलग दोहरी नागरिकता, है ना, वो स्पेशल दे दिया गया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ की राजनीति पॉलिटिक्स होती रही, आतंकवाद पनपता रहा, और अभी 2019 में, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जो है धारा 370 वहाँ से हटा दी और जम्मू कश्मीर भी और राज्यों की तरह भारत का अंग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया देसी रियासतों का एकीकरण, देसी रियासतें मिलेगी साहब, सारे काम हो गए। अब आगे क्या होता है मैं आपको बताऊं कि वो क्या रहा था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकर्ता लोग थे, उन्होंने प्रत्येक भाषाई प्रांत से वादा किया था कि जो राष्ट्र जो है आज़ाद हो जाएगा हमारा देश, तो हम जो है जितने भी प्रांतों का गठन करेंगे वो भाषा के आधार पर करेंगे। लेकिन क्योंकि देश का विभाजन जो है एक धर्म के आधार पर हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है बाद में ये लग रहा था कि नहीं यार, अगर हम भाषा के आधार पर राष्ट्र का गठन करते हैं, प्रदेशों का गठन करते हैं, प्रदेश का और राज्यों का गठन करते हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि देश के टुकड़ा हो जाए, अखंडता एकता कहीं ना कहीं भंग न पड़ जाए, है ना, खंडित न हो जाए हमारी। तो देखो इसके संदर्भ में 2 आयोग बनाए गए। पहला आयोग था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग 1948 में बनाया गया, है ना। तो इस धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस धर आयोग ने जो है कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो है राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, है। इसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि राज्यों का जो गठन आपको करना है वो भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करें आप। क्योंकि देखो अभी राज्यों का गठन बाकी था, अभी देसी रियासतें ठीक है मिलेगी, सब काम है, लेकिन राज्यों का गठन बाकी था। अभी प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, देश में जो संघीय व्यवस्था अपनाई है आपने, वो कैसे होगी, लोगों को स्वायत्तता कैसे दी जाए, लोगों की क्षेत्रीयता का कैसे सम्मान किया जाए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारा देश एक इसलिए है क्योंकि हमने क्षेत्रीयता का सम्मान किया है, भाषा का सम्मान किया है, संस्कृति का सम्मान किया है, इसलिए हमारा राष्ट्र अभी भी एक है। वो ससुर थे ना जो ब्रिटिश सरकार, वो सोच रही थी, वो ये सोच रहे थे, पूरा विश्व सोच रहा था कि भारत क्या है यार, भारत जो है ना उसके टुकड़े हो जाएंगे, भारत में से कई सारे राज्य जो है अलग हो जाएंगे। लेकिन अब सोच रहे होंगे वो लोग कि भारत जो है अभी भी एक है ना, चिंता कर रहे होंगे, आश्चर्य कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन तो इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता का सम्मान करना हो गया। तो देखो एस.के. धर आयोग ने मना कर दिया साहब बिल्कुल 1948 में कि भाषाई आधार पर कोई भी राज्य का गठन नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद JVP एक समिति बनाई गई। JVP जैसे जे का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब हो गया वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब हो गया पट्टाभी सीतारमैया। तीनों का नाम ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, दे देगा आपको JVP। मतलब बताइए इनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, अर्थ बताइए। जे का अर्थ क्या है, पी का, वी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ क्या है, याद होगा आपको, लिखा होगा तो आप अर्थ बता सकते हैं, ठीक है। तो इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जो है दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने भी धर आयोग का समर्थन किया भैया। इसने भी स्पष्ट मना कर दिया स्पष्ट शब्दों में कि हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हरगिज नहीं करेंगे, स्पष्ट कह दिया। अब भाई देखिए दक्षिण भारत थोड़ा ज़्यादा सेंटी है ना, थोड़ा संस्कृति को लेकर ज़्यादा जो है इमोशनल रहता है, ज़्यादा सतर्क रहता है उत्तर भारत की अपेक्षा। दक्षिण भारत में विद्रोह स्टार्ट हो गया भैया। दक्षिण भारतीय लोगों ने कहा ठीक है आप जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे ना, तो ठीक है हम विद्रोह आंदोलन करेंगे।
है ना, क्योंकि उन लोगों को भाषा से बहुत प्रेम। आज भी देखिए ना, तमिलनाडु और केरल, खासकर तमिलनाडु में अभी भी जो है भाषा को लेकर बहुत अधिक वो स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, बहुत जो है एकदम कठोर है भाषा को लेकर। वो दूसरी भाषा को पसंद नहीं करते अपनी की अपेक्षा। भाई करना भी चाहिए यार, अपनी मातृभाषा है, अपनी माँ की भाषा है, प्यार तो होना चाहिए ना, है ना। व्यक्ति बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ की भाषा बोलता है, तो माँ की भाषा पर गर्व होना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए, है तो उनकी कोई गलती नहीं। ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ, जब इन्होंने सबने स्पष्ट मना कर दिया, टांग ठोक के मना कर दिया, भैया हम जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखिए उस समय मद्रास एक राज्य हुआ करता था, मद्रास। मद्रास में आज का जो वर्तमान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्य जो है उसमें सम्मिलित थे। जो आज का तमिलनाडु है इसमें तमिल बोली जाती थी, तमिल। और जो आंध्र प्रदेश है, अभी वर्तमान का जो आंध्र प्रदेश है उसमें तेलुगु बोली जाती थी, तेलुगु भाषा। दो भाषाएं, ठीक है ना, तमिल और तेलुगु भाषाएं। तो जो तेलुगु भाषा वाला जो क्षेत्र था, उन लोगों ने अलग तेलुगु भाषाई राज्य की मांग की। किससे? तमिल भाषियों से, ठीक है। तो मद्रास राज्य से अलग आंध्र राज्य की मांग की। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, ठीक है ना। तो यहाँ एक व्यक्ति खड़े होते हैं, पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु जो है 56 दिनों की भूख हड़ताल करते हैं। भाई साहब 56 दिनों की भूख हड़ताल। यार एक दिन हम व्रत रखते हैं ना, एक दिन मैं सोचता हूँ कभी कभी यार, एक दिन हम व्रत रखते हैं तो एक दिन के व्रतों में कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन बंदा यार 56 दिनों तक, यानी सोच के देखिए 56 दिनों तक कुछ नहीं खाया यार बंदे ने यार। यानी इतना अपनी क्षेत्रीय भाषा से इतना प्रेम ना, भाई नमन है यार, प्रणाम आपको कि क्षेत्रीय भाषा से आपने अपनी क्षेत्रीयता से इतना प्यार यार। 56 दिनों तक भूख हड़ताल की और बाद में यार मर गया बंदा, लेकिन खाया नहीं कुछ। उसने कह दिया भाई जब तक आप जो है ना तेलुगु भाषा को अलग करके अलग राज्य नहीं बनाएंगे, हम बद्ध भाई कुछ नहीं खाएंगे। और वो मर गया बंदा, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। और जैसे ही बंदे की मृत्यु हुई, जैसे ही पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हुई, आंदोलन स्टार्ट हो गए। भाई साहब आग जनी, सड़कों पर लोग जो है खड़े हो गए, विद्रोह होने लगा, आंदोलन होने लगे, है ना। बहुत अधिक सरकार का जबरदस्त रूप से विरोध होने लगा। जब सरकार का जबरदस्त रूप से विरोध होने लगा तो फिर भाई साहब जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उनकी आंखें खुली, उन्हें लगा कि नहीं यार इससे तुम्हारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। और उन्होंने जो है 1953 में आंध्र प्रदेश की मांग को उन्होंने मंजूरी दे दी। अलग जो मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, उन्होंने जो है आदेश पारित कर दिया 1953 में, ठीक है ना। तो अगर कभी प्रश्न आए कि भाषाई आधार पर पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। और ये जो मैंने बताया आपको। अब देखो जैसे ही एक राज्य का गठन हुआ भाषा के आधार पर, और राज्य सोचने लगे यार कि जब एक राज्य का भाषा के आधार पर गठन ये सरकार कर सकती है, तो हमारी भी तो भाषा है, हमें भी आंदोलन करना चाहिए, हमें भी सरकार के जो है खिलाफ धरना देना चाहिए, हमें भी जो है बढ़ चढ़ करके जो है कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए, मांग करनी चाहिए अपनी भाषा के लिए और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर। तो फिर देखिए साहब मांग और प्रबल हो जाती, दूसरे राज्यों से मांग आने लगती है। कहाँ से? बम्बई से। बम्बई के जो गुजराती भाषा बोलने वाले, वो कह रहे भैया गुजरात चाहिए हमें, हम ना रह रहे मराठों के साथ, हम ना रह रहे भैया। मराठे कह रहे भाई गुजराती के संग रह को चाह रहा है, हम अलग होंगे। तो भाई मराठा महाराष्ट्र की मांग करने लगे, मराठी क्षेत्र महाराष्ट्र की मांग करने लगे, और जो है गुजरात की मांग करने लगे। उधर पेप्सू सब पंजाबी बोली वाले कह रहे भैया हम हिंदी वाले से रह रहे, हमारे पाल लेना पड़ते कि हिंदी वाले कह रहे भाई पंजाबी, हमारे दिमाग में आता कि आपकी भाषा पंजाबी, हम अलग होंगे। तो उधर पंजाब और हरियाणा वो अलग होने की मांग करने लगे, ठीक है। तो साहब फिर क्या हुआ, अंत में केंद्र सरकार को एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग से कहा गया कि भैया जाकर देखो आप एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि हम कैसे जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में दिसंबर 1953 में एक फजल अली हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को कहा गया फजल अली आयोग, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की,
और जब रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने स्पष्ट कह दिया कि देखिए भाई साहब, देखिए सर, जवाहरलाल नेहरू से स्पष्ट कह दिया, देखिए सर, आप जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो कर सकते हैं, करिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को उसने अस्वीकार कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि जहाँ ज़्यादा भाषा बोली जाती जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को आप जो है भाषा के आधार पर उसका गठन कर दीजिए। लेकिन आप ये सोचें कि प्रत्येक भाषा को आप प्रत्येक राज्य में कन्वर्ट कर दें, हर भाषा के लिए हर राज्य का अलग गठन करें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया और जो है ज़्यादातर जो लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी उसके आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। और बाकायदा 1956 में जो है फजल अली ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1956 में जो है एक 7वां संशोधन किया गया संविधान में, 7वां संविधान संशोधन, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार ने 1956 में एक संशोधन किया था संविधान में, 7वां संविधान संशोधन, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो अभी जो गठन कर किया गया, कौन कौन से राज्य बने, क्या क्या तिथि है, क्या क्या डेट है, वो हम इससे जो आगे वाली जो स्लाइड होगी उसमें हम देखेंगे। देखिए 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका 1956 के तहत कितने राज्य बने वो। फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फिर धीरे धीरे जो है राज्यों की डिमांड बढ़ती गई, राज्यों में आंदोलन होते गए, लोगों ने मांग की और उसके बाद जो है धीरे धीरे सरकार ने राज्यों की डिमांड के आधार पर, प्रशासनिक कठिनाई के आधार पर राज्यों का गठन करती चली गई, ठीक है ना। तो देखिए 1960 में जैसा कि मैंने आपसे कहा गुजरात को अलग किया गया मराठी क्षेत्र से, और उधर महाराष्ट्र को अलग किया गया, महाराष्ट्र बनाया गया और गुजरात बनाया गया, ठीक है 1960 में। 1963 में नागा क्षेत्र जो था, नागा बाहुल क्षेत्र था, उसको असम से अलग किया गया, है ना। पूरा असम था उस समय, असम से ही सारे के सारे राज्यों को जो है राज्य जो है अलग हुए हैं। तो उस समय नागा विद्रोह वगैरह हुआ और काफ़ी जो है। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, राज्यों के गठन के पीछे भी एक अपनी अलग एक उनकी समस्याएं होती हैं लोगों की। जैसे जो उत्तराखंड का गठन किया गया, उत्तराखंड की मांग क्यों हो रही थी पता है? वो उत्तराखंड के लोगों का कहना था, जैसा अभी हम देखेंगे कि उत्तराखंड के लोगों का क्या कहना था कि जो हमारे यहाँ जो पूरी की पूरी पर्यटन की जो आमदनी होती है वो पूरी की पूरी पूर्वांचल के लोगों के विकास के में खर्च कर दी जाती है, हमारे लिए विकास ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। यानी कि आप एक तरीके से जो घर में बंटवारा होता है नहीं भाइयों में आपस में, है ना, सुना है कभी, देखा होगा आपने गांव वगैरह में, आपके घर में या किसी के घर में गांव है ना, बंटवारा होता है, कभी एक भैंस को लेकर, कभी खेत को लेकर, कभी जो है जो परिवार की संपत्ति ये मकान है भाई, वो कहेगा मैं 2 कमरा मैं लेंगे, 1 कमरा मैं लेंगे, है ना, बंटवारा होता नहीं होता है कि 2 बीघा खेत में रखूँगा, 3 बीघा मैं रखूँगा, इस प्रकार से बंटवारा होता है बिल्कुल। और उनकी अपनी अलग समस्याएँ होती हैं, ठीक है। तो देखिए 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश को जो है पेप्सू जो था पंजाब पूरा पूरा, वहाँ से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग किया गया। जो पर्वतीय बाहुल क्षेत्र था, पर्वतीय बाहुल क्षेत्र उसे जो है हिमाचल प्रदेश बनाया गया, और जो हिंदी प्रदेश था उसे हरियाणा, और जो पंजाबी भाषी वाला था वो उसे पंजाब। 72 में जो है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये अलग जो है स्वतंत्र राज्य बनाए गए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1974 में सिक्किम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया, लेकिन शुरुआत में 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत में उसे शामिल किया गया। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि जब सिक्किम को कई सारे अधिकार दिए गए, सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का राज्य नहीं था, सिक्किम की अपनी सरकार थी, वहाँ का चोंग्याल एक वंश था, वहाँ का राजा था, शासन करता था। लेकिन वहाँ के सिक्किम के जो लोग थे वो बड़े परेशान थे, क्योंकि
उन्हें जो है ज़्यादा कोई विकास की नीतियाँ वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी, क्योंकि राजा कुछ करता नहीं था। तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया और फिर जो है भारत सरकार ने 1975 में संसद ने एक संशोधन किया जिसका नाम था 36वां संविधान संशोधन, और उसके तहत सिक्किम को जो है भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया 1975 में 36वां संशोधन अधिनियम के तहत। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, अगर कभी ऐसे आए प्रश्न तो। 1987 में मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को 1961 में जो है पुर्तगालियों से छीना गया, पुर्तगालियों से जो है उसे लिया गया, पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा पर, और 1962 से 1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश था और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 2000 में जो है कई समय से जो मांग चल रही थी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए, उत्तराखंड का जो है उत्तर प्रदेश से, झारखंड का जो है बिहार से, तो इन तीनों के गठन की जो है मंजूरी जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है एमपी से, उत्तराखंड जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश से, और जो है झारखंड जो है बिहार से अलग किया गया। उसके बाद 2014 में जो है तेलंगाना को अलग किया गया, और 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अभी वर्तमान में जो प्रदेशों की जो संख्या है वो देखिए, वर्तमान में देखिए 28 राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित जो प्रदेश है वो 9 है ना। इसे अपडेट कर लेना, ध्यान रखना कभी भी आ जाता है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम और जो है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। और इसके आगे वाला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे नागरिकता, यानी कि भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आप सभी को हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट करें, कमेंट करके भी बताइए, आप हमें भी पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।